हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने खोटा भाषा के परिचय को देख लिया है और साथ में हमने यहाँ पर खोटा भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस भाषा की विशेषता क्या है, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ या इसके मानक को तय करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, या हम बात कर सकते हैं इसके क्षेत्रीय रूपों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और जब ये लेक्चर समाप्त हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले वीडियो में व्याकरण के मुख्य खंड को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जब हम खोटा भाषा का परिचय पढ़ रहे थे या उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पर हिंदी के माध्यम से खोटा भाषा की उत्पत्ति को या नामकरण हो या विशेषता उसे समझाने का प्रयास किया। और मैंने साथ में ये भी बात आपको स्पष्ट की कि जब हम व्याकरण के मुख्य खंड पे पढ़ने आएंगे तो मैं यहाँ पर केवल खोटा भाषा का प्रयोग करूँगा, जिससे क्या हो कि आप ज़्यादा शब्दों से परिचित हो पाएँ और कई ज़्यादा शब्दों से परिचित हो पाएँ। और जो शब्द का आपको अर्थ ना पता हो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे कोई शब्द आएंगे तो मैं आपको उसका हिंदी का अर्थ बताता चलूँगा, जिससे क्या होगा, आप व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण धीरे करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब आप मुख्य रूप से जो साहित्य आपको पढ़ने हैं तो आप पाएंगे क्या कि वहाँ पर जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपके पास जो शब्दकोश है खोटा का वह विकसित हो चुका होगा। आप कई शब्दों का अर्थ जानते होंगे। तो वैसी स्थिति में आप क्या पाएंगे कि आप आसानी से उन सारी कहानियों को पढ़ पाएंगे, नाटक को पढ़ पाएंगे और वहाँ प्रश्न क्या किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछ रहा है, आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ कि इस टॉपिक में जैसे मैं व्याकरण के बारे में बात करूँ, खोटा व्याकरण के बारे में, तो हम इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले में हम देखेंगे शब्द विचार, उसके बाद माफ़ करें, पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विचार, उसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द विचार, और यहाँ पर एक और खंड होता है वाक्य विचार। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि आपका एग्जामिनर, जैसे मैं आपको बताऊँ कि सचिवालय का जो पेपर होना है, जैसे जो सचिवालय का पेपर लेगी तो वहाँ पर जो सिलेबस तैयार किया गया वहाँ पर आपको वाक्य विचार नहीं पढ़ना, केवल वर्ण विचार और शब्द विचार ही पढ़ने हैं। उसके अलावा अन्य कई चीज़ों को भी यहाँ शामिल कर रखा गया है, कवाहित हो, भुजबल हो या पहेली हो, इन सारी चीज़ों को शामिल यहाँ पर किया गया है। समास को शामिल किया गया, उपसर्ग को शामिल किया गया है। तो हम पहले तो सबसे पहले वर्ण पढ़ लेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग संज्ञा सर्वनाम को, काल कारक, क्रिया विशेषण, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जब ये सेक्शन हमारा खत्म समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद हम एक एक करके क्या करेंगे, पहले समास, उसके बाद उपसर्ग, इन सारी चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा वर्ण विचार। जैसे हिंदी में आप क्या लिखते हैं, वर्ण विचार। हिंदी में आप इसी प्रकार से लिखते हैं ना, वर्ण विचार, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ लेखन जो खोटा में होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मानक तय किए जा रहे थे खोटा भाषा के संदर्भ में, इस मानक तय करने के लेकर के 3 प्रयास किए गए, 1986 में, 2010 में और 2013 में। तो यहाँ पर कई नियमों को पालन करना, कई परिणाम निकल के सामने आए और इसके लेखन, मतलब खोटा भाषा का जो लेखन हो, उच्चारण हो, उसके मानक को तय करने के प्रयास किए गए। पर जो प्रयास था, जो सारे प्रयास जो थे वो निर्णायक सिद्ध नहीं हुए और आज तक जो है इस भाषा के स्टैंडर्ड तय नहीं हुआ है। इसी कारण से जब बाज़ार में आप उपलब्ध किताबें पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर खोटा का लेखन में विविधता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज हमारा टॉपिक जो होगा वर्ण विचार होगा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो यदि मैं बात पूछूँ, यहाँ मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँ कि वर्ण होता क्या, वर्ण विचार क्या होता है, तो मैं यदि इसको बताना चाहूँ तो सिंपल सा याद क्या रखेंगे कि वर्णों का, मतलब हम कह सकते हैं वर्णों का शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण व्याकरण के दृष्टिकोण से करना, ये कहलाता है वर्ण विचार। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, वर्ण विचार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ ये जो रूप है ना वर्ण का, हिंदी में तो लिखते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से है, और खोटा हम लोग किस रूप से कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ कि वर्ण ककरा कहल जा है, तो ककरा कहल जा है इसे देख लेते हैं। तो वर्ण माने हेवे है ध्वनि, ध्वनि कह लीजिए या आप कह लीजिए नाद। नाद का मतलब होता है आवाज़, नाद कह लिए आवाज़। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जे सार्थक नाद की लिख सके है वह का कला है, वर्ण कहा है। जैसे
पढ़, पढ़। तो जे सार्थक नाइत के लिख सके है वही वरन कहला है, वरन कहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ण रकमक, वर्णिक रकमक। इसका मतलब यह है, मैं इसको तोड़ दूं तो ये इसका मतलब बोल रहा है कि वर्ण का प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं, रकम का मतलब हो गया यहाँ पर प्रकार। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आते जाएंगे खोटा के जिसका आपको अर्थ पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप उन सारे अर्थों से आपको परिचित कराता हुआ चलूँगा। जैसे वर्णक दुई रकमक, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी में हम लोग दो ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, स्वरागम पाया जाता है। ई का और ऊ का देखे थे ना हमने पहले ई और आ का स्वरागम पाया जाता है, ऊ का स्वरागम पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, दो। तो वर्ण के हिंदी में वर्ण के दो प्रकार के होते हैं, खोटा भाषा में दो प्रकार के होते हैं। तो वर्णिक दुई रकम हेवे है, एक हुआ है स्वर वर्ण और दूसरा हुआ है व्यंजन वर्ण। तो एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्वर वर्ण को देखते हैं, उसके बाद फिर हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे। तो आइए देखें स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कहे किसे, किससे कहे, स्वर्ण वर्ण माने की, किसे कहें स्वर्ण वर्ण, जकर उच्चारण में ककरो मदद नाई लेल जा है और बिना रोक टोक के उच्चारण करल जा है, ओकरा स्वर कहल जा है, या हम कह सकते हैं स्वर वर्ण कहल जा है। तो खोटाई भाषा में खोटाई भाषा में 8 गो स्वर और 7 गो मात्राएं हके। मतलब खोटा भाषा में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो रूप लिखा हुआ है खोठाएं, खोठाएं, इसका मतलब होता है खोठा में। इसका मतलब होता है क्या, खोठा में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खोटा भाषा में 8 गो स्वर होते हैं और इसमें कितनी मात्राएं होती है, 7 मात्राएं होती है। अब ये 8 स्वर कौन कौन होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, ऊ, ई, फिर यहाँ पर छोटा ऊ है, फिर औ है, फिर ये छोटा ए है और ये छोटा ओ है। मात्रा देख सकते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा होती है ये। इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। बड़ी की मात्रा क्या होती है, ये होती है। छोटी की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा क्या होती है, कुछ इस प्रकार। बड़ी ऊ की मात्रा ये हो गया। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। छोटा ए का मात्रा क्या हो जाएगा, ए, और ये छोटा ओ का मात्रा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये। तो याद रखें कि खोटा भाषा में 8 स्वर है और 7 मात्राएं हैं। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी भाषा में कुछ इसी प्रकार है कि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। वहाँ पर तो कुल मिला के 11 वर्ण होते हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से, और लेखन के दृष्टिकोण से कुल मिला के 13 वर्ण होते हैं हिंदी में। पर खोटा भाषा में केवल कितने वर्ण हैं, 8 स्वर वर्ण है। और हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं उच्चारण दृष्टिकोण से, लेखन दृष्टिकोण से 13 होते हैं, कुल 13 होते हैं। बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितना भी आप स्वर देख रहे हैं, जितने भी स्वर देख रहे हैं, है तो हिंदी के ही स्वर। तो हिंदी भाषा का खोटा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। कई वहाँ से जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदी में कुल मिलाकर आपको 56 वर्ण देखने को मिलेंगे। 56 वर्ण हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 39 वर्णों को, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है, हम क्या कर रहे हैं कि खोटा भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वर वर्ण के बारे में, कुछ और बातें भी जान लेते हैं। स्वर एक रकमक। अब स्वर वर्ण भी जो होते हैं ना, स्वर वर्ण जो भी होते हैं, वर्ण जो होते हैं, ये 2 रकमक होते हैं। दो रकमक होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। ये दो रकमक कौन कौन है, तो एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है आपका जोड़ल स्वर। एक होता है मूल और दूसरा जोड़ल स्वर। तो जोन स्वर के जन्म, अब हम देख लेते हैं मूल स्वर हम किसे कहें। तो जोन स्वर के जन्म स्वतंत्र रूपे हेल है, वो मूल स्वर कहा है। जैसे आ, ई, ऊ, ये सारे जो है मूल स्वर हैं। अब जोड़ल स्वर के बारे में बात कर ले जरा। तो 2 स्वर के जोड़ के, देखिए जोड़ल स्वर का मतलब परिभाषा आप आसानी से निकाल पाएंगे कि 2 स्वर को मिलाकर के जो नया स्वर बनाया गया उसे जोड़ल स्वर कहा जाता है। अब कौन कौन से जोड़ल स्वर हैं उसको उदाहरण देख लिए। देखिए अब क्या होता है कि दो छोटा जो हस्व आ है, इन्हें जोड़ करके क्या बनाया गया है, ये बनाया गया बड़ा, इसे हम कह सकते हैं दीर्घ आ गया। और यहाँ पर ये दोनों है, ये हस्व रूप है ई क्या, और इसे जोड़ कर क्या बनाया गया, ई दीर्घ ई बनाया गया। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हस्व ऊ को जोड़ करके क्या किया गया है, दीर्घ ऊ का निर्माण किया गया है। और उसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो है जोड़ल स्वर के उदाहरण है। जैसे आ जोड़ ई मिलाकर के क्या बनता है, ए बनता है, और आ में ऊ ओ को जोड़ेंगे तो आप बनेगा ये ओ। तो जोड़ल स्वर भी जो होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये जोड़ल स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन,
तो एक होता है एक जात का और दूसरा होता है दू जात का। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे देखते हैं। जुड़ल स्वर दू रकम खेवे है, एक जात के या दू जात के। इसे देख लेते हैं। एक जात का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ। एक जात के मिल स्वर, एक ही मूल स्वर के जोड़ के दूसर बनवल गेल स्वर के एक जातीय स्वर कहल जा है। देख सकते हैं यहाँ दोनों जो है हस्व आ है, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये बना दिग्र आ। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये बड़ा ई है, मतलब दिग्र ई है, और ये जो है दोनों हस्व रूप ऊ के दो हस्व रूप को जोड़ करके दिग्र ऊ का निर्माण किया गया है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। बात करते हैं दू जात के मेल स्वर। इसका मतलब स्पष्ट है कि दो अलग अलग जाति के स्वरों को जोड़ करके बनाया गया होगा। तो दो फर्क फर्क जात के स्वर से बनल स्वर दू जातीय स्वर कहल जा है, दू जातीय स्वर कहल जा है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। आ में ई जोड़े तो क्या मिला, हमें ए मिला। आ में ओ जोड़ा तो क्या हमें मिला, ओ मिला। ये दोनों जो है हस्व रूप है ए के और ओ के। हिंदी में आप देखेंगे ये भी होता है और ये भी होता है। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जरा यहाँ पर यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ। आप जब खोटा भाषा पढ़ते हैं तो आप पाते क्या हैं कि यहाँ पर इस रूप का, ए के इस रूप का, ये दीर्घ रूप है ए का, और ये ओ का दीर्घ रूप है। मतलब हम कह सकते हैं बड़ा ए हो गया, ये बड़ा ओ हो गया। तो आपको कहा रखा गया है कि इसका प्रयोग आप खोटा भाषा में नहीं कर सकते इस रूप का। लेकिन यदि करना पड़े तो वैसी स्थिति में आप इसकी किस रूप का प्रयोग कर सकते हैं, ये आ जोड़ ई का, इस रूप का प्रयोग कर सकते हैं। आई का रूप लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं औ। तो क्या हम ये मान के चलें कि खोटा भाषा में ये दो आर स्वर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो इसका इस रूप का प्रयोग तो कर ही रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खोटा में दो आर स्वर होंगे, केवल 8 स्वर नहीं होंगे, 10 स्वर होंगे, 10 स्वर होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं? अभी तो हमने देखा कि खोटा भाषा में केवल 8 स्वर है। 8 स्वर ही क्या हो, हिंदी के 8 स्वरों को खोटा भाषा में प्रयोग में लाया जा रहा है। पर हमने तो ये भी देखा कि इसका ही प्रयोग किया जा रहा है और इसका ही प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि खोटा भाषा में 10 स्वर है? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस रूप का यदि प्रयोग होता तो हम ये मानते हैं कि खोटा भाषा में इसे मिलाकर के क्या हो जाता कि 10 स्वर हो जाते। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके योग का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कारण से हम इसे स्वर नहीं मानते हैं, हम इसे शब्द मानते हैं। इसी कारण से हम यह कह सकते हैं कि खोटा भाषा में केवल और केवल 8 स्वर ही हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे आप इस स्वर को देखें, स्वर वर्ण को आपने देख लिया है। हमने देख लिया कि खोटा भाषा में कुल मिला के 8 स्वर है और इसमें केवल 7 स्वरों में ही मात्राएं हैं। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी स्वर मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर प्रत्येक स्वर को क्या किया गया है, वर्गीकरण रख कर रखा गया। जब आप प्रत्येक स्वर का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर प्रत्येक स्वर की अपनी विशेषता होती है। जैसे मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो वर्गीकरण किया गया है 3 नज़रों से किया गया है। मतलब वर्णिक का मतलब वर्ण का वर्गीकरण। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको सारी बातें स्पष्ट करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मानक हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि यदि किसी भी शब्द के शुरुआत में वाह आएगा तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसके इस रूप का प्रयोग करना होगा। अर्थात यहाँ पर शब्द की शुरुआत में आपको क्या लिखना होगा, बा का प्रयोग करना होगा। पर यदि मध्य में अंत में आएगा तो आपको वाह जो यदि है तो वाही का प्रयोग करना होगा। पर यदि शुरुआत में आ जाए तो आप क्या करेंगे वैसी स्थिति में कि वाह की जगह बा का प्रयोग करेंगे। तो इसी कारण से हम लोग हिंदी में कुछ वर्ण इस प्रकार से लिखते हैं। आपने देखा होगा हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, पर हम लोग खोटा में कैसे लिख रहे हैं, बा रा ना। क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ इस शब्द के वाह आ गया और हमें क्या बोल रखा गया है कि यदि किसी शब्द के शुरुआत में वाह आ जाए तो वैसी स्थिति में उसके स्थान पर हम बा का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इस रूप का प्रयोग हम आगे भी जब व्यंजन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उद्धरणा का प्रयोग खोटा भाषा में करने की मनाही की गई है। मतलब यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता इस वर्ण का। साथ में ये जो है रा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस रूप का रा के इस रूप का प्रयोग ना करके गोट्टा रा के प्रयोग के बारे में बात कही गई है। तो जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रत्येक स्थिति से परिचित करवाऊंगा। आइए देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ण का जो वर्गीकरण है 3 नज़र से किया गया है। मतलब 3 नज़रिए करल गए है। कौन कौन है देखें। उच्चारणक नज़रिए 2 प्रकार के हैं। एक हो गया छोट स्वर और बोड़ स्वर।
और हवा के मुंह व बा नाक से, देखिए यहाँ बा जो है ना ये दिखा रहा है या, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं या, जैसे मोहन या रोहन, तो यहाँ पर जब खोटा में आप लेखन करेंगे ना तो इस या के स्थान पर, इसके स्थान पर इसका प्रयोग करने के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर ये जो है ये इसको दिखा रहा है, वाक को दिखा रहा है, तो आपको याद क्या रखना है कि हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे बाक का, बाक के स्थान पर बाक का प्रयोग। तो हवा के मुंह व नाक से बाहर एक निकले के नजरिए, तो वह जो स्वर मन होते हैं हवा के मुंह से जो बाहर निकलते हैं, मुंह व नाक से बाहर निकलने के नज़र से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। और घोष की नज़र से भी स्वरवन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। मैं आपके इसके बारे में आपको स्पष्ट करूँगा आगे चल के। पहले अभी यहाँ पर इतनी ही चीज़ें समझ लें। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के नजरिए स्वर के भेद। तो उच्चारण के नजरिए स्वर दो रकम के हिवे। देखिए फिर से मैं बता दूं, रकम का मतलब हो गया प्रकार, रकम का मतलब हो गया प्रकार। कितना रकम का होता है? दो रकम का होता है। कौन कौन? छोट स्वर और बोड़ स्वर। इसकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। जेकर उच्चारण तनिक कम समय लागे है ओकरा छोट स्वर कहल जा है। जैसे आ ई अरु, ये सारे छोट स्वर है। और जकर उच्चारण में तनी बेसी समय लगे है ओकरा बोड़ स्वर कहल जा है। आ ई उ ए और औ। बातें स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 स्वरों में जो 3 स्वर है ये छोटा है, क्योंकि इससे उच्चारण करने में कम समय लग रहा है। ये जो ह्रस्व रूप है आ ई और उ का, इनको जब उच्चारण करेंगे आप तो उसमें आपको कम समय लगेगा, और इसी कारण से इन्हें अलग अलग भागों में रखना आवश्यक था। इसी कारण से इसे दो भागों में बांट दिया गया। जब उच्चारण करेंगे तो इसे दो भागों में बांट रखा गया है, एक छोट स्वर बोला, एक छोट स्वर और बोड़ स्वर में। बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो छोट स्वर, अब यहाँ पर कुछ नोट डाउन करके बातें लिखी हुई है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। छोट स्वर में एक मात्रा है। देखिए अब यहाँ पर क्या रखा है कि छोट स्वर में एक मात्रा है और बोड़ स्वर में दो मात्राएं मानल गई है। खोटा में क्या हुआ है कि जो छोट स्वर है मतलब आ ई और उ, स्वर में एक मात्रा, और बड़ा जो स्वर है जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर दो मात्राएं इनमें मानल गेल है। वैसे मैं बता दूं इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती आ की। बाद बाकी ई की मात्रा क्या होती है? ये होता है। और ऊ का मात्रा क्या होता है? छोटा ऊ का मात्रा ये होता है। तो यहाँ पर आप एक और बातें लिखी हुई है, मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके लिए। स्वर का मात्रा है। अब स्वर का जो मात्रा है ना, व्यंजन संगे मिल के व्यंजन के रूप बदल दे है। एकरे 12 खंडी कहल गेल है। तो जो स्वर की मात्रा होती है वो क्या करती है कि जब व्यंजन के साथ मिलती है तो उसके उच्चारण का, उसके रूप को बदल देती है, उसके लेखन मतलब कि उसके जो रूप को है ना बदल देती है। और इसे ही कहा गया है क्या चीज? 12 खंडी। एकरे का मतलब हो गया इसे, है ना, इसे ही 12 खंडी कहा गया है, मतलब कहल गेल है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। दूसरे वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। हवाक मुंह व नाक से बाहर निकले के नजरिए स्वर के भेद। दो प्रकार के होते हैं। दो रकमक हेवे है। रकमक मतलब दो प्रकार के, है ना। अनुनासिक और निनुनासिक। तो परिभाषा बताता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। जो वर्ण के उच्चारण आपन उच्चारक ठावे, मतलब कि अपना जो उसका उच्चारण का स्थान है। ठाव का मतलब यहाँ पर हो गया स्थान। ठाव का मतलब हो गया स्थान। संगे संगे नाकों से हेवे है वो अनुनासिक वर्ण कहा है। इसका मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो जो वर्ण का उच्चारण करने में, जो वर्ण का आप उच्चारण कर रहे हैं उसका जो अपना स्थान है, उसके साथ साथ नाक से भी क्या होता है कि नाक के माध्यम से भी इसका उच्चारण किया जाता है। तो वैसे स्थिति में उस वर्ण को कहा जाता है कि वो जो वर्ण होगा ये अनुनासिक होगा। तो आपने देखा होगा कि स्वरों के साथ में यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जिस वर्ण के ये जो जितने भी वर्ण बनते हैं ना, तो इन वर्णों को कहा जाता है कि अनुनासिक वर्ण है। वैसे जब हम व्यंजन पढ़ने के लिए आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि जब हम छुआइल व्यंजन पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पर देखते हैं छुआइल व्यंजन के अंतर्गत में जो पाँचवा वर्ग है। पाँचवा वर्ग कौन कौन है? अंगा हो गया, उधन्ना हो गया, माँ हो गया, ना हो गया। वैसे तो इस ना का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं किया जाता है, पर मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इनका जो है ना
इनका उच्चारण करने में इनका उच्चारण क्या होता है, इनका जो अपना उच्चारण स्थान है वहाँ के साथ साथ क्या है, नाक के सहायता से भी इनका उच्चारण किया जाता है। आप खुद कह के देखिए ना, आप देख सकते हैं नाक का भी सहायता लिया गया है, नाकों से हेबे। इसका मतलब क्या है, जो वर्ण को उच्चारण अपन उच्चारण ठामक संगे संगे नाकों से हेबे है वो नासिक वर्ण कहा है। बात स्पष्ट हो गई होगी। निम्न नासिक किसे कहेंगे, केवल और केवल जो वर्ण को उच्चारण उसके उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान कितने हैं, 5 उच्चारण स्थान है। कौन कौन है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओठ है और दांत है। 5 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये बात यही कर रहा है कि केवल मुंह से ही उच्चारण होगा, है ना, केवल मुंह से उच्चारण होगा। मुंह के अंदर जो उच्चारण के स्थान है, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, या हम बात करें दांत, तो बस उसी स्थान से उच्चारण होगा। यहाँ पर नाक के सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी स्वर होते हैं ना, ये सभी के सभी निन्नुनासिक होते हैं, निन्नुनासिक होते हैं। बात कर लेते हैं आगे कुछ हाथ, जैसे इसका तीसरा हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण को देख रहे हैं, तो हम इसके तीसरे वर्गीकरण को देखते हैं। और ये क्या है, घोषिक, मतलब कि घोषिक नजरे स्वर के भेद। वैसे मैं आपको बता दूं, घोष का मतलब होता है घिसाइल से जन्मल आवाज़, घिसाइल से जन्मल आवाज़। पर जब हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आपको पता वहाँ पर परिभाषा क्या दी जाती है कि जिन वर्ण को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। स्वर तंत्री कहाँ पर होता है, गला में होता है। यहाँ पर यदि कंपन हो रहा है किसी वर्ण का उच्चारण करने में, तो उस वर्ण को हम क्या मानते हैं कि वो घोष वर्ण है। और हम लोग वहाँ पर कुछ इस प्रकार से उसको लिखते हैं, घोष वर्ण कहते हैं उनको। पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, परिभाषा लगभग उसकी समान है, पर यहाँ पर इसे ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। घोषक माने घिसाइल से जन्मल आवाज। बातें स्पष्ट। तो जितने भी स्वर वर्ण है, 8 स्वर वर्ण है कोटा भाषा में, तो सभी के सभी क्या है, घोष वर्ण है, कोई भी आघोष नहीं है। तो हमने देख लिया स्वर वर्णों का वर्गीकरण भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। पर उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई वर्ण लिखते हैं, कोई भी वर्ण का वर्ण लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये मान के चला जाए मैं कि यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने, चलो इसको हटा देता हूँ। मैंने एक व्यंजन वर्ण को लिखा, आप देखते हैं यहाँ पर ऊपर में एक लकीर है और ये यहाँ पर एक लकीर है। इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी में मैं बता देता हूँ क्या कहा जाता है। ये देख रहे हैं, इसे कहा जाता है शिरोरेखा। इसे हिंदी में कहा जाता है शिरोरेखा, और इसे कहा जाता है खड़ी पाई। और कुछ बिंदुओं के बारे में मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर ये जो बिंदु होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो बिंदु होता है इसे पांचवा अक्षर बिंदु कहा जाता है। ये जो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है किसी भी वर्ण के साथ में, इसे ताड़न या चिन्ह कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है इसे नुक्ता बिंदु कहा जाता है, या नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग आपको मुख्यतः फारसी और अरबी जो शब्द हैं, जैसे जा हो गया, फा हो गया, का हो गया, खा हो गया, वहाँ प्रयोग होता हुआ दिखेगा। आइए बात कर लेते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। व्यंजन वर्ण माने कि आप क्या समझते हैं व्यंजन वर्ण से। तो व्यंजन वर्ण किसे कहें हम, केकरा कहिए व्यंजन वर्ण, तो उसे देखें हम। तो जेकर उच्चारण बिना स्वर के मदद ना है सके है, ओकर उ व्यंजन के, यहाँ पर ओकर नहीं होगा, उ व्यंजन के, उ व्यंजन वर्ण कहल जा है। जैसे का, आप देखिए यहाँ पर क्या है, का है और ये आ है। आपका याद रखना है, व्यंजन वर्णों को स्वर रहित दिखाना है तो यहाँ हलन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ इस प्रकार से, है ना, स्वर रहित दिखाने के लिए। अब बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कुल मिला के यदि मैं बताऊँ तो कुल मिला के व्यंजन वर्णों की संख्या बता रखी गई है 29 बताई गई है। पर अंत में हम क्या करेंगे, हम लोग काउंटिंग कर लेंगे कि कुल मिला के खोटा भाषा में कितने वर्ण हैं, कितने स्वर वर्ण हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं, हम कुल वर्णों को गणना करेंगे अंत में। तो व्यंजनिक वर्गीकरण 3 रकमें करल गेल। इसका मतलब यह है कि व्यंजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन है, उच्चारणिक नजरिए, हवा के मुंह से बाहर निकले के नजरिए और घोषिक नजरिए। तो उच्चारणिक नजरिए आप देखेंगे कि जो व्यंजन होते हैं वह 3 रकमें होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रकमें कह लीजिए या आप कह लीजिए प्रकार, है ना। तो कौन कौन वो है आपका छुवाइल व्यंजन, भीतरी व्यंजन और गर्म व्यंजन। और हवा के मुंह से बाहर निकले के नजरिए, तो ये आपका हो गया छोट व्यंजन और बोड़ व्यंजन, छोट व्यंजन और बोड़ व्यंजन। और घोषिक नजरिया हो गया साघोष व्यंजन और आघोष व्यंजन। तो आइए क्या करके बात कर लेते हैं उच्चारणिक नजरिए। तो उच्चारणिक नजरिए
व्यंजन के भेद, कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन है? यहाँ देख सकते हैं, छुआइल, भितरी और व्यंजन। पहले तो ये हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। उच्चारण नजरिए स्वर, उच्चारण नजरिए व्यंजन के कितने भेद? 3 भेद, वो तो देख लिया हमने, पर इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। तो व्यंजनिक उच्चारण सांस के हवा कहूँ न कहूँ बाधित हेवे है, एकरे आधारे व्यंजनिक 3 भेद करल गेल है। तो आप देख सकते हैं कि उच्चारण की नज़र से क्या होता है, जब सांस जो मुंह से बाहर आती है तो कहीं ना कहीं बाधित होती है, और इसके आधार पे क्या कर रखा गया कि व्यंजन के वर्णों को 3 भाग में, 3 प्रकारों में बांट रखा गया है। कुछ व्यंजन छुआइल है, कुछ भेतरी है, कुछ गर्म व्यंजन है। तो एक करके हम बात करते हैं इन सारे व्यंजन वर्णों के बारे में। बात करें सबसे पहले छुआइल व्यंजन के बारे में। तो किसे कहें छुआइल व्यंजन? तो जे बने को चारने मुख के 2 भाग आपस में छुओ है, ओकरा छुआइल व्यंजन कहल जा है। खोटाई भाषाएं ई व्यंजन 23 हेवत है, मतलब कि इसकी संख्या कितनी है छुआइल व्यंजन की खोटा भाषा में? 23। कौन कौन है इसे हम देख लें। का, खा, ग, घ हिंदी में क्या होता है? अंगा का ही प्रयोग होता है, पर मैं यहाँ पर शामिल मैंने इसको नहीं किया। चा, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पर उद्धरणा को मैंने शामिल नहीं किया है। त, थ, द, ध, न और पा, फ, बा, भा, मा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 23। आपका एग्जामिनर साधारण प्रश्न बनाएगा, छुआइल व्यंजन की संख्या कितना है? इतना ही बस साधारण सा प्रश्न बनाएगा, कितनी संख्या इसकी है। तो बस याद रखें कितनी संख्या है, कुल मिला के 23 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वर्गों में क्या कर रखा गया है? बांट रखा गया है ना। इन्हें वर्गों में बांट रखा गया है, इसी कारण से इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे व्यंजन के बारे में। ये है भीतरी व्यंजन। भीतरी व्यंजन का मतलब क्या हुआ, इसका परिभाषा क्या हुआ? तो जेकर उच्चारण हवा मुख में भितरा है, मतलब जो भी व्यंजन आप उच्चारण कर रहे हैं और वहाँ पर हवा जो है मुख के अंदर में भितरा रही है, अंदर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो वैसे व्यंजनों को हम लोग कहते हैं कि वो भीतरी व्यंजन है। वो क्या है? भीतरी व्यंजन है। तो खोटा भाषा में इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? या, रा, ला और वा। आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, और ये है आपका गर्म व्यंजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जेकर उच्चारण, अब क्या होगा? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में हवा जो है मुख्य से भाप रूपे बह रहा है, मतलब कि वाष्प के रूप में बाहर आती है, ओकरा गर्म व्यंजन कहल जा है। तो खोटा भाषा में इसकी जो संख्या है केवल 2 है, केवल 2। कौन कौन है? ये सा और हा। फिर से साधारण प्रश्न बनाएगा, भीतरी व्यंजन की संख्या कितनी है पूछ सकता है, तो याद रखिए 4। और गर्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं दूसरे आधार के बारे में, जिसके आधार पे क्या किया गया? व्यंजनों को बांटा गया। अब हम इसे भी देख लेते हैं। कितनी संख्या अभी तक हमने देख लिया है? तो 23 तो हो गए छुआइल व्यंजन, 4 हो गए भीतरी व्यंजन, और 2 जो हो गए ये हो गए आपके गर्म व्यंजन। आपने देख लिया इन्हें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में। हवाक मुख से बहराए नजरिए व्यंजन बरन 2 रकम के हेवे हैं। कौन कौन? कम हवाक और बेसी हवाक। मैंने वहाँ पर शायद आपको गलती बोला था, छोटा बोड़ बोला था, नहीं, यहाँ पर होगा कम हवाक और बेसी हवाक। इसका मतलब हिंदी में से यदि मैं कहूँ ना, तो ये अल्प प्राण कहा जा रहा है, और ये हो गया आपका महाप्राण। परिभाषा बहुत साधारण है, परिभाषा बहुत ही साधारण है कि मतलब जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से जो हवा है ना अधिक कम निकलता है, तो उन वर्णों को कम हवा का वर्ण कहा, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जिसमें उच्चारण करते समय जो हवा है मुख से अधिक मात्रा में निकलता है, तो उन व्यंजन वर्णों को बेसी हवा वर्ण कहा जाता है। तो हमने तो यहाँ पर देखा था कि 23 जो थे ये छुआइल व्यंजन थे, 4 जो थे ये आपके भीतरी व्यंजन थे, और 2 जो थे ये आपके गर्म व्यंजन थे। तो हम इसको पहले देख लें कि कौन कौन वर्ण को हम माने कि कम हवाक है, कि जिसका उच्चारण हम जब करते हैं तो मुंह से बहुत ही कम मात्रा में हवा बाहर आती है। तो कौन ऐसी है? तो प्रत्येक वर्ण का, तो जो प्रत्येक छुआइल व्यंजन है ना, जितने जो छुआइल व्यंजन है, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं वापस ले जाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्हें आप देख रहे हैं 5 के 5 वर्गों में विभाजित किया। वैसे 5 पूरी नहीं कर रही है, पर इन्हें वर्ग में विभाजित कर रखा गया है। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या हुई है कि छुआइल व्यंजन के अंतर्गत में जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है,
पांचवा जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं कि ये है, इनका जब उच्चारण आप करेंगे तो ये बहुत ही कम मात्रा में हवा जो है मुख से बाहर आएगी। साथ में भीतरी व्यंजन, भीतरी व्यंजन में कौन कौन थे, या, रा, ला और वा, ये थे ना, ये सभी के सभी क्या है, कम हवा का वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और जितने भी स्वर होते हैं शुभ स्वर ये कम हवा के, मतलब इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से बहुत ही कम हवा बाहर आएगी। बेसी हवा में कौन होगा, तो बस छुआइल व्यंजन का जो होगा, छुआइल व्यंजन का जो प्रत्येक वर्ग होता है ना, प्रत्येक वर्ग, मतलब इसका मतलब यहाँ देखिए वर्ग, यहाँ वर्गे लिख दिया, पर यहाँ पर याद रखिए आप क्या कि ये बोल रहा है वर्ग के बारे में। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बता दूं, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा देख रहे हैं, ये वाला, ये जो देख रहे हैं हिस्सा, सॉरी ये जो माफ़ करें, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये दूसरा और चौथा देख रहे हैं, ये जो मैंने निशान लगाया, ये चौथा मैं निशान लगाने वाला हूँ अभी, ये चौथा जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये कहलाता है कि ये बेसी हवा का वर्ण है। बाद में कि ये जो देख रहे हैं पहला वाला, ये तीसरा वाला, ये पांचवा वाला, ये कहलाता है कि ये कम हवा का वर्ण है। कुछ और भी जान लें, जैसे सा, और जैसे यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँ, यहाँ से वापस आ जाऊँ मैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ठीक से। हाँ, तो जितने भी गर्म व्यंजन है, गर्म व्यंजन में कौन कौन थे, सा और हा, ये क्या है, बेसी हवा के, मतलब इनका उच्चारण करेंगे तो आप मुंह से जो है बहुत अधिक मात्रा में हवा बाहर आएगी। बात कर लेते हैं घोष एक नज़रिए। तीसरा का क्या आधार था व्यंजन को बांटने का, ये था घोष, तो उसे हम देख लेते हैं। तो घोष एक नज़रिए व्यंजन बरन दुई रख में खेपे है, एक तो होता है घोष बरन और दूसरा होता है अघोष बरन। इसका साधारण सा मतलब है, घोष का मतलब होता है घिसायल से जन्मल आवाज़, पर हिंदी में इसे क्या कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होते हैं उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। तो बस यहाँ पर आप पहचान लीजिए कि कौन कौन से वर्ण घोष है और कौन कौन से अघोष है। समझ में आ गया? तो इसे हम देख लेते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं, छुआइल व्यंजन देखिए, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी घोष होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इनका उच्चारण आप करते हैं तो यहाँ पर स्वर तंत्र में कंपन होता है, अर्थात यहाँ पर जो वर्ण है घिसाइल से, यहाँ पर जो नाद है, जो आवाज़ है, ये घिसाइल से इसका जन्म हुआ है, मतलब घिसाइल से जन्मल नाद। तो जितने भी स्वर है ये क्या है, घोष। मैंने पहले भी बताया था आपको। छुआइल व्यंजन का, अब देखिए यहाँ छुआइल व्यंजन 23 थे ना भाई, और प्रत्येक को क्या रखा है, वर्ग में बांट रखा गया है, वर्ग में बांट रखा गया। जो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग है, वर्ग है, वर्ग को देख के यहाँ पर हिंदी में वर्ग ऐसे लिखेंगे, पर यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो कौन हो गया, तेसर, चौथा और पांचवा, ये क्या होंगे, ये घोष वर्ण है। उसके अलावा भीतरी व्यंजन, भीतरी व्यंजन में कौन कौन आ गया, य, र, ला और वाह, ये जो है ये भी क्या घोष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नाद है घिसाइल के बाद इसका आवाज़ उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हा वर्ण गर्म व्यंजन है, हा वर्ण भी जो है ये क्या है, घोष वर्ण है। आघोष में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ मैं इसके पहले परिभाषा को पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे जखन स्वतंत्री फरक फरक रहत है तखन बरन को उच्चारण हवा बिना घिसाइल पर रहा है, ऊ बरन आघोष बरन कहा है। साधारण है कि यहाँ पर स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होगा उच्चारण करते समय। तो छुआइल व्यंजन का पहिल और दूसर बरग, यहाँ बरन नहीं है, बरग होगा, ठीक है, बरग। दो जो छुआइल व्यंजन है उसका जो पहला और दूसरा जो वर्ग है, वहाँ पर जो वर्ण है, वहाँ पर जो वर्ण है उन्हें कहा जाता है कि वो आघोष वर्ण है। साथ में सा, ये आप देख सकते हैं, ये सा देख सकते हैं, सा, ये भी आघोष वर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। बात स्पष्ट हो गई होगी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक वर्णों के बारे में। संख्या कितनी है इसकी गणना हम बाद में करेंगे, पर इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई होगी। अभी तक में हमने क्या क्या देख लिया, 8 स्वर है, 23 जो है छुआइल व्यंजन है, 4 जो है आपके भीतरी व्यंजन है, और 2 जो है आपके गर्म व्यंजन है। कितनी संख्या हो गई, तो 4 23 हो गया, और ये 4 27, और ये 2 29, और ये 8 हो गया 37 आपका। अभी तक तो हमें 37 वर्ण मिल चुके हैं। तो हम इस रूप में ही सबसे पहले ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक वर्ण का, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको उच्चारण स्थानों से परिचित करवाता हूँ। तो मुंह के अंतर्गत में आपको 5 स्थान देखने को मिलेंगे, जहाँ से क्या होता है, जब ये देखिए पहले, सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ पर यह होता है स्वतंत्री। तो यहाँ से जब हवा बाहर आती है, जब ऊर्जा बाहर आती है, तो मुख के कुछ भागों से टकराती है, और वहाँ क्या होता है कि उन भागों से टकराने के बाद में वहाँ से शब्दों का निर्माण होता है।
तो इसी के बारे में बता रखा गया कि ये उच्चारण के स्थान है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन है मुंह के अंदर में, कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पे हवा टकराती है और उससे शब्दों का निर्माण होता है, उसे देख ले। तो यहाँ पर हो गया कंठ, ताल, देखिए जो चित्र है ये हो गया ताल आपका, ये फिर हो गया मूर्धा, और ये हो गया आपका दांत, और ये हो गया आपका ओठ, और कभी कभी नासिका को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि उनका जो अपना उच्चारण स्थान है उसके साथ साथ में क्या होता है, नाक की सहायता से भी उसका उच्चारण किया जाता है। इसी कारण से उनको, उन वर्णों को तो अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो मैं व्यंजन वर्णों में आपको बताऊंगा कि अनुनासिक वर्ण किन्हीं किन्हें माना गया है। तो इसे बात देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया कंठ हो गया, ये आपका जो है ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हो गया कंठ आपका हो गया, ये जो हो गया कंठ आपका, ये हो गया आपका ताल, ये हो गया आपका मूर्धन्य मूर्धा, ये सारे उच्चारण के स्थान हैं, इनका नाम दे रखा गया इन्हें। फिर यहाँ पर आपका ओठ हो गया, फिर दांत हो गया, फिर यहाँ नाक हो गया। बात स्पष्ट। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक वर्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पर ठाव शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब है स्थान। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मुख्य वर्णे के उच्चारण ठाव, तो मुख्य जोन ठाव में जोन वर्णे के उच्चारण हेवे है ओकरा वर्णे को उच्चारण ठाव कहल जाए, मतलब कि वर्ण उच्चारण का स्थान कहा जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक, ये 6 गो ठाव है जहाँ से वर्ण के उच्चारण हेवे है। वर्ण का उच्चारण इन 6 स्थानों से होता है। नाक की सहायता ली जाती है, पर मुख्य रूप से कितने स्थान होते हैं? 5 ही होते हैं। मैंने सारे स्थानों से आपको परिचित करवाया पिक्चर के माध्यम से। आइए देख लेते हैं सबसे पहले स्वर उच्चारण के कौन कौन से स्थान हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्वर के उच्चारणे ठाव। उच्चारणे ठाव मतलब इसका स्वर का उच्चारण स्थान, ठाव का मतलब स्थान। तो आप देख लेते हैं आ और ये हो गया आपका, ये दोनों, ये आपको हस्व आ हो गया और ये आपका दिग्रा हो गया। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। पर उच्चारण ठाव का नाम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंठ। कंठ। देखिए मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ये उच्चारण के स्थान है। ये उच्चारण के स्थान है जहाँ से क्या होता है, शब्दों का उच्चारण होता है। पर इस स्थान को नाम क्या दिया जाएगा? जैसे कंठ को क्या कहा जाएगा? जैसे आ और आ, इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इस उच्चारण स्थान का नाम क्या कहा जाएगा? कंठ। उसी प्रकार ई और ये आप देख सकते हैं हस्व, हस्व हो गया, दिग्र हो गया, ये हो गया तालविस, तालविस का उच्चारण स्थान। ऊ का और हस्व मतलब छोटा और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। छोटा ए का कंठ तालव्य और छोटा ओ का हो जाएगा आपका कंठोष्ठ्य। कंठ और ओठ दोनों के संयोग से इसका उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए का उच्चारण स्थान, आप बताइए ना, ये ए जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है? आ प्लस सी, आ और ई से मिलकर बना है। तो कंठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ई का क्या होता है? तो आप कहेंगे ताल। तो हम यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कंठ ताल हो गए? ये तो उच्चारण के स्थान हुए, पर इस स्थान का नाम क्या कहा जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। चलिए हम बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्णों के बारे में कि उसके उच्चारण स्थान का नाम क्या है, कौन से स्थान से उनका उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम छ्वाइल व्यंजन के बारे में बात करते हैं। वर्गों में तोड़ रखा गया है, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं होगा इसे समझना। तो का वर्ग जो होता है, ये जो का वर्ग है, इस तरफ जो है ना का वर्ग जो है ना, यहाँ पर जितने भी वर्ण होंगे का खा गा घा अंगा, इनका सारा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा का क्या है? तालव्य। टा का क्या है? मूर्धन्य। ता का क्या है? दंत्य। पा का क्या है? ओष्ठ्य। ये उच्चारण स्थान का नाम है, पर उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, ताल से, मूर्धन्य से, दांत से आ रहे, ओष्ठ से। भीतरी व्यंजन कौन कौन हो गए? या, र, ला और वा, 4 वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है ताल, पर उच्चारण स्थान का नाम क्या कहेंगे? तालव्य। रा का मसूड़ा, ला का मसूड़ा और वा का हो गया दंतोष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। बात कर लेते हैं सा और हा के बारे में। ये गर्म व्यंजन होंगे, तो इसका उच्चारण स्थान आप कहाँ पर है? सा का मसूड़ा है, मसूड़ा। और हा का क्या है? तो कंठ के अंदर में स्वर यंत्री होती है, इसे कहा जाता है स्वर यंत्री, और यहीं से क्या होता है? इसका उच्चारण होता है हा का। बातें स्पष्ट हो गई। यदि आपके एग्जामिनर के द्वारा उच्चारण ठाव पूछा जाए, उच्चारण का स्थान पूछा जाए, तो ज़्यादा मुश्किल अब नहीं होनी चाहिए आपको कि प्रत्येक वर्णों से मैंने आपको परिचित भी करवा दिया है और सबके उच्चारण स्थान के बारे में मैं आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खोटा भाषा में कुछ और भी वर्ण हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे द्विगुण व्यंजन। या हम हिंदी में इसे कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं इसे।
तो इसके बारे में जानते हैं कि किस व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो जे बनने को चाहने जीवा मूर्धाक छुअक तुरंत, मतलब छुअक तुरंत नीचे गिरो है, ओकरा द्विगुण व्यंजन कहल जा है। अब यहाँ पर डा और ढा को डा डा और ढा डा और ढा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिंदु का प्रयोग किया गया है, इसे ताड़न जात चिन्ह कहा जाता है। बातें स्पष्ट करता हूँ। हिंदी में आप जब हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं तो आप पाते क्या है कि जब हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो वर्ण आते हैं, वर्गों में दो वर्ण होते हैं, डा और डा। डा हो गया, ये ढा हो गया, डा ढा हो गया। पर यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पर ये ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग करके दो अन्य नए वर्ण बनाए गए। इसे कहा था रा, इसे कहा था रा रा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, खोटा भाषा में भी इन दोनों वर्णों का हम लोग प्रयोग करने लगे, इन दोनों वर्णों का हम लोग प्रयोग करने लगे। उदाहरण देख लीजिए, सड़क और पढ़। तो द्विगुण व्यंजन हम किसे कहें, तो जे वर्ण को चाहने जिहा मूर्धाक छुअक तुरंत नीचे गिरे है, ओकरा द्विगुण व्यंजन कहल जा है। आप मुझे बताइए कि यदि मैं द्विगुण व्यंजन को भी खोटा भाषा में शामिल कर लेता हूँ तो वैसी स्थिति में खोटा भाषा में कितने वर्ण हो जाते हैं, कुल 8 तो हो गए आपके स्वर, 23 तो हो गए आपके छुआइल व्यंजन, 4 हो गए आपके भीतरी व्यंजन, 2 हो गए आपके गर्म व्यंजन, और 2 हो गए आपके क्या चीज़, आपके होंगे द्विगुण व्यंजन। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि कुल संख्या हो जाती है कितनी, 39 कुल संख्या। पर खोटा साहित्यकार क्या करते हैं, कुछ साहित्यकार मानते हैं कि केवल इतने ही वर्ण हैं खोटा भाषा में, कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं और कुछ लोग करते हैं। तो विवाद का विषय है, इस पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यदि आपका एग्जामिनर यहाँ पर कुल वर्ण पूछे तो 39 बताइएगा, पर यदि आपको वहाँ पर द्विगुण व्यंजन शामिल नहीं करने की, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यदि ऑप्शन में आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा हो 37, 33 या 41, तब ऐसी स्थिति में आप चुनाव करेंगे 37 का आप चुनाव करेंगे, ये सही होगा। लेकिन आपका एग्जामिनर 37 भी देता है, 39 भी देता है, 35 भी देता है और 41 देता है। तो वैसी स्थिति में आप चुनाव करेंगे 39 का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका एग्जामिनर जो है ये द्विगुण व्यंजन को भी शामिल कर रहा है। तो वैसी स्थिति में आप 39 का चुनाव करेंगे, ये सही होगा। और बात कर लेते हैं, खोटा भाषा में कुछ और भी वर्ण है उसके बारे में। जोंठा व्यंजन, जोंठा व्यंजन मतलब दो फरक व्यंजनिक एके संगे मिलाई के लिखल जाए तो ओकरा जुट्टा व्यंजन कहल जाए। चलिए मैं बता दूं, आपने देखा होगा जब हिंदी भाषा का व्याकरण को पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ने बैठते हैं, तो आप देखते हो कि आपको संयुक्त वर्ण वहाँ पढ़ना होता है। तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है वहाँ पर, तो आप कहेंगे 4 है। 4 है, कौन कौन है, छा है, त्रा है, ज्ञा है, अस्रा है ना, 4 है। तो हमने तो एक बात देख लिया खोटा भाषा को पढ़ते हुए कि जब इसकी स्टैंडर्ड को हम पढ़ रहे थे तो हमें बोल रखा गया था कि हम संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पर यदि इसका प्रयोग करना पड़ा तो वैसी स्थिति में हम इसके इस रूप का प्रयोग ना करके इसके इस रूप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छा के स्थान पे क्या कर सकते हैं, छत्र छा के स्थान पे छा समान छा का या खा का प्रयोग कर सकते हैं। ये त्रा के स्थान पे क्या कर सकते हैं, तारा का प्रयोग कर सकते हैं, और इस ज्ञा के स्थान पर इस ज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस रूप का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि ये बात तो स्पष्ट है कि हम इसके इस रूप का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन हम इसके इस रूप का तो प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या हम ये मान सकते हैं कि ये 3 और नए वर्ण बढ़ गए, 3 और नए वर्ण बढ़ गए, तो ऐसे 3 की संख्या कितनी हो जानी चाहिए थी, 42 हो जानी चाहिए थी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन्हें वर्ण नहीं माना गया, इन्हें ना स्वर व्यंजन माना गया, ना स्वर व्यंजन माना गया, ना ही व्यंजन वर्ण माना गया, नहीं माना गया, इन्हें वर्ण नहीं माना गया, इन्हें शब्द मान लिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, छा के स्थान पे यदि छा का या खा का प्रयोग होता है तो आप बताइए इन दोनों वर्णों का प्रयोग तो ऑलरेडी हो ही रहा है छुआइल व्यंजन में। छुआइल व्यंजन है ना ये सारे के सारे, तो छुआइल व्यंजन ही है ना, तो इसका तो प्रयोग हो रहा है। पर यहाँ पर जो तर बच गया, ज्ञा बच गया, तो क्या इसको हम गिन सकते हैं? तो नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसे शब्द मान लिया है। बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अनुनासिक के बारे में, तो हम क्या कहें, किस वर्ण को हम अनुनासिक कहते हैं? तो साधारण है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो,
कि उसका जो उच्चारण स्थान है के साथ साथ नाक की सहायता से उसका उस वर्ण का उच्चारण किया जाए, तो वैसे वर्णों को हम लोग कहते हैं कि वह अनुनासिक वर्ण है। स्वरों के साथ में स्थितियाँ क्या थी कि यहाँ पर क्या था कि चंद्रबिंदु का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो ये जो स्वर होगा ये बन जाएगा क्या चीज, ये बन जाएगा अनुनासिक वर्ण। पर व्यंजन में भी आप देखेंगे अनुनासिक वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जो पांचवा वर्ग आपने देखा, पांचवा वर्ग, यहाँ पर ये जो पांचवा वर्ग देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आप देखे होंगे कभी कभी हिंदी में तो अंगा होता है पर यहाँ अंगा तो है नहीं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इया, हमें तो अंगा का प्रयोग यहाँ करते नहीं है, ना ही प्रयोग इसका करते हैं, इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, तो इसको गिनेंगे भी नहीं। तो जो इया है, ना है, माँ, हैच वाइल व्यंजन पांचवा वर्ग में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चा के वर्ग में आपको यह देखने को मिलेगा, ये फिर ना हो गया, यहाँ फिर ये माँ हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्ण जानते हैं अनुनासिक कहा जाता है। कारण किसकी पीछे क्या है कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसका जो अपना उच्चारण स्थान है वहाँ से तो आवश्यकता पड़ ही रही है, वहाँ से तो आवाज़ बाहर आएगी ही, पर साथ ही साथ इसको उच्चारण में नाक की भी सहायता ली जाएगी, तभी आप इसका उच्चारण कर सकेंगे। आप खुद से उच्चारण करके देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर नाक की सहायता से इसका उच्चारण किया जा सकता है। ना, इया, ना, मा, तो देख रहे हैं नाक की सहायता से क्या हो रहा है, किसका उच्चारण किया जा रहा है, मुँह और नाक दोनों की सहायता से किया जा रहा है। तो वैसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। बातें स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम स्वर्ण वर्ण पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका दीर्घ ए और ये हो गया दीर्घ ओ। हिंदी भाषा में तो इसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है स्वर के रूप में, पर कोटा भाषा में इसके प्रयोग की मनाही की गई है। पर यदि करना पड़े तो क्या किया जाए, इसके इस रूप का प्रयोग कर ले और इसके उस रूप का। देख लिए, ये बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, पर इसे हम स्वर नहीं मानेंगे, इसे हम स्वर नहीं मान सकते हैं। स्वरों की संख्या केवल कितनी है, 8 है। बातें स्पष्ट, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैं मानकीकरण के बारे में आपको फिर से बता दूं, अभी हमने कुल मिलाकर के स्वर वर्णों को भी देख लिया, व्यंजन वर्णों को भी देख लिया, उनके वर्गीकरण को भी देख लिया, किन किन आधारों का प्रयोग करके क्या किया गया, वर्णों को बांटा गया है। सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि किन किन वर्णों का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं, मतलब करने की मनाही है। जैसे हिंदी में कुल मिलाकर 56 वर्ण है, और हमने यहाँ पर ही पढ़ने के दौरान में आपको मैंने सारी चीज़ें से परिचित करवा दिया कि खोटा में किन किन वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है या किन का नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम समरी के रूप में इसे देख लेते हैं, देख ले। तो वर्ण मानकीकरण लेता है ले हेठे लिखल बात कहल गेल है। अब देख ले इसे जरा, ना ये अंगा हो गया, ये उधन्ना हो गया, ये तलापसा हो गया, उधनसा, ये हो गया क्षत्रिय छा, त्रा, ज्ञा, ए और ओ, लिखे का मनाही करल गेल है। इसका तो मनाही है यदि, लेकिन ना के औजी, अब यहाँ पर देख सकते हैं ना के औजी, इस ना का प्रयोग करने की बात कही गई है। इन दोनों सा के उधनसा तलापसा के स्थान पर सामान्य सा का प्रयोग करने की बात कही गई है। छा के स्थान पर छा और खा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, और त्रा के स्थान पर इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ज्ञा के स्थान पे इसके स्वरूप का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, और ए का औजी मैंने आपको पहले ही बता दिया ये हो गया, और ओ के औजी ये, इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। शुरू का अक्षर, ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी। यदि किसी भी शब्द के शुरू में यदि या आ जाए तो आप उसे किस में बदल देंगे, जा में बदल देंगे। जैसे मैं बता दूं हिंदी में यदि, ये ना, पर खोटा में कैसे लिखेंगे, यदि। क्यों? क्योंकि इस शब्द के पहले में या है, तो हमें क्या बोल रखा गया है कि आप इसे जा में बदल दीजिए, बदल दिया मैंने। उसी प्रकार हम बात करते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में बात कर ले तो वाक्य के बारे में यहाँ पर क्या कहा, यदि किसी शब्द की शुरुआत में, जैसे मैं बात करूँ व्याकरण, हिंदी में हम लोग व्याकरण ऐसे लिखते हैं, पर हमें क्या कहा गया है, यदि किसी शब्द की शुरुआत में वा आ जाए तो उसे बा में बदल दीजिए। इस रूप का प्रयोग करने के लिए कहा गया है ना हमको, तो हम क्या लिखेंगे, व्याकरण। और हमें इस ना का प्रयोग करते मनाही कर रखी गई है, तो हम इसके इस ना का प्रयोग करेंगे। बातें स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे जोटा बनन रूपे कोई आखर लेके नाय कहल गेल है। जितना भी जोटा बरन है, जोटा बरन मतलब वही वाला छात्रा के बारे में ये बोल रहा है, ये छात्रा के बारे में और ज्ञासरा के बारे में बोल रहा है। जितने भी अक्षर है उनको लिखने से मनाही की गई है। और रेफ और रफला खातिर गोट और गुट्टा रा लिखे के बात कहल गया है। मतलब मैं आपको बता दूं, हिंदी में आप देखते होंगे रा कई रूपों में लिखा जाता है, क्रम हो गया, कर्म हो गया, या आप देखे होंगे ट्रक। ये क्या दिखा रहे हैं, ये चिन्ह, ये रा को दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई, आपको इसके इस रूप का प्रयोग नहीं करना, इसके इस रूप का, रा के इस रूप का प्रयोग नहीं करना, इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, करम। सॉरी, ये क्रम हो जाएगा, क्रम, और ये कर्म हो जाएगा। ये ट्रक को कैसे लिखा जाएगा, टरा का, ट्रक। बात स्पष्ट हो गई होगी। बात कर लेते हैं कुछ और चीज़। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि आप इस रूप का और या इस रूप का, रा का नहीं प्रयोग कर सकते, इसके स्थान पर रा का प्रयोग करिएगा, गुट्टा रा का। अब यहाँ हम बात करते हैं गणना। खोटा भाषा में जितने भी वर्ण हैं हम उसकी गणना करते हैं। स्वर कितने हैं, 8 है। कौन कौन है भाई, ये हो गया, ये हो गया ना, ये हस्व हो गया, दीर्घ हो गया, ये हस्व हो गया, दीर्घ हो गया, ये हस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, और ये दोनों हस्व हो गए। 8 तो स्वर हो गए। और व्यंजन कितने हो गए, 31। पर हम यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। 23 हो गए आपके छुआइल व्यंजन, 4 होंगे भीतरी व्यंजन, और 2 होंगे आपके, ये आपका छुआइल व्यंजन हो गया, छुआइल व्यंजन, छुआइल व्यंजन, ये आपका हो गया भीतरी व्यंजन, और ये हो गया आपका गर्म व्यंजन। और 2 कौन हो गया, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, ये हो गया ना, ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया। तो कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए, 29। पर आपका एग्जामिनर भ्रमित कर सकता है आपको, तो याद क्या रखेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई थी। ऑप्शन में इस तरह से दे रखा है तो आप किसे सही मानेंगे, इसे। पर यदि इसके साथ में ये भी दे रखा है, 37 है, 39 है, 35 है और 41 है, तो किसे सही मानेंगे, इसे सही मानेंगे। क्यों, क्योंकि इस समय क्या है कि ये इसने द्विगुण व्यंजन को भी शामिल किया है। क्योंकि खोटा कई साहित्यकार हैं जो इसे वर्ण नहीं मान रहे हैं, इसे व्यंजन वर्ण में शामिल नहीं करते हैं, आप कुछ शामिल करते हैं। परेशानी क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार प्रयास किए गए इस भाषा के मानकीकरण को तय करने के लिए, मानक को तय करने के लिए, स्टैंडर्ड को तय करने के लिए, पर क्या कोई परिणाम आया, कोई परिणाम निर्णायक सिद्ध हुआ, नहीं। तो अब भी क्या है कि इस भाषा के साथ में परेशानी बनी हुई है, मानक तय नहीं है, लेखन अभी भी किए जा रहे हैं। अब प्रत्येक लेखक जब लेखन कार्य करता है खोटा भाषा में, तो वह अपने तरीकों से चलना सही समझता है। और वो क्या करता है कि हो सकता है कुछ लेखक इसका प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं प्रयोग करते हैं। तो वैसे इसमें आपका एग्जामिनर जो है कभी कभी इसे सही मानता है। कुल मिला के 37 वर्ग के बारे में 8 स्वर है। और मात्रा कितनी है खोटा भाषा में, तो याद रखेंगे 7 मात्रा है। आपकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। बाद में कि मैंने आपको मात्रा के बारे में पहले ही बता दिया था। बातें स्पष्ट हो गई होंगी। कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे यहाँ नोट डाउन करके कुछ बातें की गई है, उसे हम देख लेते हैं। हमने वर्ण पढ़ लिया है, वर्ण विचार पढ़ लिया है। वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो वर्ण विचार हम उसे कह सकते हैं। वर्ण विचार है क्या, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण व्याकरण के दृष्टिकोण से करना, ये वर्ण विचार कहलाता है। स्वर्ण वर्ण को देख लिया हमने, लेखन किस प्रकार करके आता है, हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया। तो अब हम देखते हैं कुछ नोट डाउन करने लिए बातें हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो कौन होगा, ये होगा ध्वनि। लिखे के टाइम पूछा जाए तो कौन होगा, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछा जाए आपसे तो कौन होगा, वर्ण होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, शब्द होगा। और भाव भवात के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, वाक्य होगा। अब भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो ये होता है वाक्य। और यहाँ पर हम वाक्य कैसे लिखते हैं, वाक्य, वाक्य। ध्वनि को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाद। अब वर्ण को हम लोग किस प्रकार यहाँ लिखते हैं, वर्ण। क्योंकि हमें कह दिया गया गुट्टा रा का प्रयोग करिए, जहाँ भी कर रहे हैं गुट्टा रा का प्रयोग करिए, इस रूप का या इस रूप का रा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और शब्द को चूंकि हमें बता रखा गया कि इस सा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं क्या चीज़, शब्द। तो मैं यहाँ पर एक बार क्या करूँगा कि डेडिकेटेड एक वीडियो ले आऊँगा आपके लिए कि किन वर्णों का लेखन किस प्रकार किया जाएगा, और साथ में आपको उदाहरणों से भी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इसकी विशेषता जो थी, इस भाषा की विशेषता भी का आयाम थोड़ा बड़ा है, और इसे समझने के लिए इसे समझना भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो जो है डेडिकेटेड इस पर ले आऊँगा कि किसका उच्चारण, किसका लेखन किस प्रकार होता है, और वहाँ पर कुछ उदाहरणों के साथ में आपको ये सारी स्थितियाँ समझाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ पर उस चीज़ को जानने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कई नए शब्दों से परिचित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।